नमस्कार। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पैरों में साधारण से चप्पल पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, लकड़ी की कुर्सी पर बैठे डीएम साहब विशाल अपने दोस्त की किराने की दुकान में बैठे उसकी डायरी को अपने हाथों में पकड़े कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। उसी समय दो पुलिसकर्मी उस किराने की दुकान में आए और बोले, ओए महाशय, जल्दी से 5,000 रुपये निकालो। हम लोग तुम्हारी दुकान पर आकर खड़े हो गए हैं और तुम्हारी ये हिम्मत कि उस फटीचर लकड़ी की कुर्सी से तुम्हारा शरीर उठना तो दूर की बात, तुम्हारे नजरें भी नहीं उठ रही हैं। तू इस दुकान का कोई नया नौकर या मुनीम है क्या रे, जो इतनी अकड़ के साथ अभी तक बैठा हुआ है? वैसे तू रहता कहाँ है जो हमको पहचानता नहीं है? वरना इस दुकान का मालिक तो हमारी परछाई पड़ते ही इतना कहकर वे दोनों चुप हो गए। तभी बात को आगे बढ़ाते हुए डीएम साहब विशाल ने कहा, आपकी परछाई पड़ते ही क्या सर? क्या करता था इस दुकान का मालिक? मुझे बताइए, अगर मुझसे बनेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, अरे लगता है तू सिर्फ शरीर से बड़ा है, दिमाग तो तेरे पास रत्ती भर का भी नहीं है। कहाँ गया तेरा मालिक? जल्दी से बुला उसे, वरना उसके आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार तू होगा। सर, आपको क्या चाहिए मुझसे? कहिए ना, मालिक को बुलाने की क्या ज़रूरत है आपको? आपको जो चाहिए, जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। अरे, हमें तुम्हारे दुकान से 5,000 रुपये चाहिए एक ज़रूरी मसला सुलझाने के लिए, क्योंकि हमें सुनने में मिला है कि तुम अपने दुकान में घटिया और सस्ता सामान रखते हो और ऊंचे दाम में बेचते हो, और ये तुम्हारी दुकान में जो सामान रखा है वह बाहर क्यों रखा है? अंदर ही रखना चाहिए ना। दुकान से 1 इंच भी बाहर क्यों रखा है? ये सुपारी देखो, सड़ी हुई है। ये चिप्स के पैकेट देखो, फटे हुए हैं। कहकर दोनों पुलिस वाले अपने डंडे से उस दुकान में रखे चिप्स के पैकेट को तोड़ने लगे। दुकान के अंदर रखे सामानों को बाहर निकालने लगे ताकि उस दुकानदार के खिलाफ वे लोग केस बना सकें। तो दोस्तों, कौन थे वे पुलिस वाले और कौन था डीएम साहब? और वे पुलिस वाले उस दुकान में ऐसा तोड़फोड़ या अवैध वसूली क्यों करना चाहते थे? चलिए जानते हैं इस कहानी को अंत तक सुनकर, ताकि इस कहानी की पूरी सच्चाई पता चल सके। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 21 अगस्त 2018 की सच्ची घटना बिहार की है। बिहार के एक छोटे से गांव में विशाल अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। विशाल की माँ बहुत ही धार्मिक महिला थी, लेकिन विशाल की महज 3 साल की उम्र के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। विशाल के पापा संजय सिंह ने उसे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया और बहुत ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया। संजय सिंह का एक बहुत ही प्रिय मित्र थे अमर सिंह, जिनकी पत्नी ने अपने बेटे कैलाश के साथ साथ विशाल की भी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं किया। वह जब भी अपने बेटे के लिए कुछ भी बनाती, विशाल के लिए जरूर बनाती। इस प्रकार कैलाश और विशाल ये दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कैलाश के पापा व्यापारी थे, इसलिए कैलाश ने 12वीं तक की पढ़ाई के बाद अपने पिता का बिजनेस को संभालना प्रारंभ कर दिया। परंतु विशाल के पिता संजय सिंह किसान आदमी थे, इसलिए वह अपने खेतों पर काम करते और अपने बेटे को भी पढ़ाते और उसे एक ही सपना दिखाते। कहते, बेटा, मैं तो बचपन से परिवार के भरण पोषण के कारण पढ़ नहीं पाया, लेकिन तुम पढ़ लिख कर एक योग्य ऑफिसर बनना और तुम्हारी माँ और मेरा नाम रोशन करना। अपने पिता की यह बात विशाल के दिमाग में हमेशा गूंजती रहती। उसने मन में ठान लिया था कि वह एक न एक दिन जरूर एक सफल
और योग्य ऑफिसर बनेगा। लेकिन तभी अचानक जब विशाल का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था, तभी संजय सिंह की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि उनके इलाज के लिए उसे अपने ज़मीन तक बेचनी पड़ी। फिर भी वे पहले की तरह तंदुरुस्त नहीं रहे। उनकी हिम्मत अब पहले जैसे खेतों में काम करने से जवाब देने लगी। अब उनकी स्वयं की खेती तो थी नहीं, इसलिए उन्हें दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता था। विशाल भी अपने पिता के साथ दूसरे के खेतों में काम करने जाता, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह विशाल रोज ही अपने गांव से लगे शहर में पेपर बांटने जाया करता और मन ही मन रोता रहता कि काश उसे भी आगे पढ़ने का मौका मिलता। तभी उसने पेपर में ऐड देखा कि एक कार के मालिक को नौकर चाहिए जिसका दोनों टाइम का कार धोना है और उसके कुत्ते को घुमाकर लाना है। उसके लिए वह 5,000 रुपये देगा। उसने अपनी मजदूरी का हिसाब लगाया। दूसरे के खेतों में काम करने पर भी लगभग उतना ही मिलता था और समय बिल्कुल भी नहीं बच पाता था, जबकि कार मालिक के घर सुबह शाम काम करने के बाद दोपहर का समय उसके पास पढ़ने के लिए बच सकता था। उसने यह बात अपने पापा को बताई। पहले तो उसके पापा ने बात को टालने की कोशिश की कि कभी कभी अखबारों की बात गलत भी हो सकती है और कभी कभी पूरे महीने काम करा लेने के बाद अमीर लोग पैसे भी नहीं देते और शहर के लोगों को हम गांव वाले कहाँ पहचानते हैं। अगर वे लोग पैसे देने से इनकार कर देंगे तो तुम क्या कर लोगे। लेकिन विशाल ने कहा, पापा अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। किस्मत आजमा कर तो देखते हैं। कहकर वह अपने पिता का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी चला गया और अपने दोस्त कैलाश से कह दिया कि उसके पापा को जो कुछ भी सामान चाहिए दुकान से उधार दे देना। जब मैं शहर से कमाकर लाऊंगा तुम्हारे दुकान का सारा उधारी चुकता कर दूंगा। अब विशाल अपने उस मालिक के घर पहुंच गया जहां का एड्रेस न्यूज़पेपर में दिया गया था। विशाल को देखकर कार मालिक का दिल पसीज गया, क्योंकि विशाल भले ही उम्र का ज्यादा हो गया था, लेकिन देखने में बहुत ही मासूम लगता था। फिर भी उस कार मालिक को तो काम से मतलब था, इसलिए उन्होंने विशाल से काम के बारे में बात किया और न्यूज़पेपर में जैसा छापा था उसी शर्त पर काम पर रख लिया। अब विशाल अपने मालिक की कार को दोनों टाइम सुबह शाम धोता, उसके कुत्ते को घुमाकर लाता और उसका मालिक उसके बदले में उसे 5,000 रुपये देता। शुरुआती महीने में तो विशाल ने रेलवे स्टेशन, पार्क या बस स्टैंड जैसे जगह में घूम घूम कर रातें बिताई, परंतु जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तब उसने एक चौल में, जहां झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, वहीं सस्ता सा एक कमरा किराए में लेकर रहने लगा और बीच बीच में अपने गांव जाकर अपने पापा के लिए सारा राशन का सामान अपने दोस्त कैलाश के दुकान से कुछ नकदी तो कुछ उधारी लाकर रख देता, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। इसी प्रकार विशाल को 1 साल बीत गए, लेकिन उसकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि एक लाइब्रेरी में वर्कर की ज़रूरत है, जहां उसे मुफ्त में रहने के लिए कमरा तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ 7,000 रुपये तनख्वाह भी दिए जाएंगे, लेकिन उसे 24 घंटे वहीं रहना पड़ेगा। उस समाचार को पढ़कर विशाल तो उछल पड़ा। उसके लिए तो मुंह मांगी मुराद ही मिल गई थी। वह झटपट उस एड्रेस पर पहुंच गया और वहां के मालिक से बात किया। उस मालिक ने विशाल से कहा कि जब तक लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे आते रहेंगे आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और जब सभी लोग पढ़कर चले जाएंगे उसके बाद ही तुम किसी काम से बाहर जा सकते हो। और विशाल को महीने में 4 रविवार की छुट्टी का भी फैसिलिटी मिला। अगर वह रविवार को भी वहाँ काम करता है तो उसका डबल पेमेंट मिलेगा। अब तो विशाल को पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाया करता। 3 रविवार वह लाइब्रेरी की साफ सफाई से लेकर कमी बेसी का मेंटेनेंस करता और चौथे रविवार को अपने पापा के पास चला जाता, ताकि वह यह देख सके कि उन्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है और
वह उनकी सारी कमियों को पूरी करता। इस प्रकार विशाल 4 सालों तक उस लाइब्रेरी में रहकर पढ़ाई करता रहा। वह आने वाले बच्चों से डिस्कस करता कि यूपीएससी की पढ़ाई कैसे की जाती है, उत्तर लिखने का तरीका कैसा होता है। कुछ लोग तो उस पर दया करके अपने नोट्स उसे दे दिया करते, जिनका फोटोकॉपी करवाकर विशाल अपने पास रख लिया करता और मन लगाकर उन्हीं नोट्स को पढ़ता रहता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। अब विशाल को अपने आप पर विश्वास हो गया कि वह यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, तो उसने फॉर्म भर दिया और परीक्षा दे दी। जब उसका रिजल्ट आया तो वह बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो चुका था। उसने अब मेंस की पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया और मेंस भी क्लियर कर लिया। अब बारी थी इंटरव्यू की। तो उसकी तो वह पूरे 3 साल से लाइब्रेरी में रहकर अकेला प्रैक्टिस किया करता था। जब रात में कोई नहीं होता था, वह एक टेबल पर बैठ जाता और ऐसा इमेजिन करता कि उसके सामने बोर्ड समिति के सदस्य बैठे हैं और उससे सवाल कर रहे हैं और वह उनके सवालों का जवाब दिया करता। इस प्रकार रोज रोज बोलने की वजह से उसके शब्दों में काफ़ी सुधार आ गया था और जवाब देने के तरीके में काफ़ी निखार आ गया था। इसलिए जब वह इंटरव्यू देने इंटरव्यूअर के सामने भी गया तो निर्भीक होकर उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए, जिससे बोर्ड समिति के सभी सदस्य काफ़ी प्रभावित हुए और ओवरऑल उसने प्रथम रैंक हासिल कर लिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों ने जब फर्स्ट रैंक में विशाल सिंह का नाम देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग एक दूसरे के माध्यम से पता करने लगे कि ये विशाल सिंह आखिर है कौन और कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है, जो हमारे इतने ब्रिलियंट बच्चों को पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया। तब कई दिनों बाद उन्हें पता चला कि विशाल सिंह एक साधारण सा लड़का है, जिसने बिना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए केवल लाइब्रेरी में रहकर लोगों से नोट्स और सलाह लेकर अपनी पढ़ाई की और फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले उसे ऑफर देने लगे कि वह उनसे मुंह मांगी कीमत ले ले, लेकिन अपना नाम उनके इंस्टीट्यूट को दे दे, ताकि उससे प्रभावित होकर दूसरे बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। लेकिन विशाल बहुत ही ईमानदार लड़का था। उसने उनके प्रस्ताव को एक सिरे से तुरंत ही नकार दिया और जब अपने पापा को वह सारी बातें बताई तो उन्होंने भी अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश मेरे लाल, तुमने बिल्कुल सही किया। आज मुझे अपनी परवरिश पर बहुत गर्व हो रहा है, कहकर संजय सिंह मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें जो भी मिलता वे अपने बेटे की वह ईमानदार वाली बात बताकर फक्र महसूस करते और विशाल को पटना के एक जिले में जिला कलेक्टर का पद सौंप दिया गया। अब विशाल अपनी खुशी को बांटने के लिए अपने गांव आ गया। उसने तुरंत ही ज्वाइनिंग लिया था, इसलिए न ही उसे सरकारी गाड़ी मिली थी, न ही सरकारी क्वार्टर मिला था। फिर भी वह अपने पापा और दोस्तों से मिलने गांव चला आया। तभी उसके दोस्त कैलाश को सामान की डिलीवरी करवाना था, इसलिए वह अपनी दुकान में विशाल को बैठाकर जहां उसका सामान का ट्रक खड़ा था वहां गया हुआ था। कैलाश के पापा भी अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हुए थे, इसलिए डीएम विशाल साहब अपना गांव का साधारण सा ड्रेस पहने डायरी में अपनी आंखें गड़ाए अपने पापा का उधारी का हिसाब किताब देख रहा था, क्योंकि विशाल 3 महीनों से परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण अपने गांव गया ही नहीं था और उसके पिता कमजोरी के कारण अब ज़्यादा बाहर काम पर भी नहीं जा पाते थे, जिसके कारण दुकान की उधारी काफ़ी बढ़ गई थी। उसी उधारी का हिसाब किताब डीएम साहब देख रहे थे। तभी 2 पुलिस वाले उसी समय उस दुकान में गए और अपने डंडे से रौब झाड़ते हुए काउंटर पर अपना डंडा पटकने लगते हैं और धमकी देते हैं, कौन है रे तू? तेरा शरीर से उठना तो दूर, आंखें उठाकर भी नहीं देख रहा है। निकाल 5000 रुपये। इतनी अकड़ तुझे किस बात की है?
कहाँ है तेरे इस दुकान का मालिक? कहाँ है इस दुकान का लाइसेंस? इस दुकान में रखे सारे सामानों की क्वालिटी घटिया किस्म की है। अनाज में कीड़े लगे हैं, सुपारी सड़ी हुई है। चिप्स के पैकेट पर अपने डंडे से प्रहार करके उनका हवा बाहर निकालकर उसे धमकी देते हैं कि खराब और खुले चिप्स के पैकेट बेच रहे हो। दुकान में साफ सफाई नहीं है। और भी कुछ सामान जो सामने रखे हुए थे उन पर अपने डंडे चलाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दुकान के खिलाफ केस किया जाएगा कि तुम ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हो। विशाल जब उन पुलिस वालों के ऐसे अप्रत्याशित कृत्य को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसने चुपके से अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। पुलिस वाले जो कुछ भी हरकतें कर रहे थे वह सारी गलत हरकतें विशाल के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। जब पुलिस वाले दुकान के अंदर घुसने लगे तब विशाल ने उन्हें रोकने की कोशिश किया और कहा, सर, आप लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं। जबकि यह दुकान सुव्यवस्थित है और सारे सामानों की क्वालिटी अच्छी है। और वैसे भी आप लोगों की ड्यूटी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, न कि दुकानों में जाकर एक एक सामान की तहकीकात करना, क्योंकि यह काम नगर पालिका अथॉरिटी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि आपको। विशाल का इतना कहना था कि एक पुलिस वाले ने उसके सिर पर बांधे पगड़ी को खोल दिया और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे दुकान से बाहर निकालने लगा। जब वह नहीं निकला तो उसका शर्ट पकड़कर खींचने लगा, जिससे उसका शर्ट फट गया और कहने लगे, अब तू गांव का गंवार हमें कानून सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और दुकान में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा कौन नहीं तू सिखाएगा हमें। तूने कौन से कानून की किताब पढ़ी है रे? कहकर पुलिस वाले उसे लात घूंसों से मारने लगे और कहने लगे, अगर तू हमसे माफ़ी मांग लेगा और 5,000 रुपये दे देगा तो हम तुझे अभी के अभी छोड़ देंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे, वरना लॉकअप में बंद कर देंगे, फिर सड़ते रहना वहाँ। लेकिन विशाल ने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। तब तक उस दुकान के मालिक कैलाश और उसके पापा दोनों ही आ गए, क्योंकि उसके बाजू दुकान वाले ने उन्हें फ़ोन करके सारी बातें बता दिया था। उन्हें गए काफ़ी समय हो गया था, इसलिए वे दोनों बाप बेटा अपने दुकान पर आने ही वाले थे, लेकिन पुलिस वालों का तांडव का खबर सुनकर तुरंत ही पहुंच गए। दोनों बाप बेटा उन पुलिस वालों को विशाल को मारता देखकर बोले, खबरदार, जो अब एक थप्पड़ भी इन कलेक्टर साहब को मारा तो। कलेक्टर साहब का नाम सुनते ही पहले तो दोनों पुलिस वालों के हाथ रुक गए, फिर कैलाश की तरफ डंडा चमकाते हुए उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, ओए किराए का टट्टू, तू इसके लिए हमसे पंगे ले रहा है रे? इस गंवार को कलेक्टर बता रहा है? किस एंगल से यह तुझे कलेक्टर लग रहा है? तुझे भी मार खानी है क्या? आजा, तुझे भी बहुत चर्बी चढ़ी है, तेरी भी चर्बी उतारता हूँ। कहकर वह पुलिस वाला जैसे ही कैलाश के तरफ बढ़ा तब तक पुलिस फोर्स भी वहाँ सायरन की आवाज़ के साथ आ गई और थाने के इंचार्ज ने विशाल को सैल्यूट मारा। उनके साथ साथ सभी पुलिसकर्मियों ने विशाल को सैल्यूट मारा। थाना इंचार्ज को सैल्यूट मारते देख दोनों पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि कैलाश ने अपने दुकान में पहुंचने से पहले अपने नज़दीकी थाने में FIR लिखवा दिया था। इसके पहले भी कई बार उन पुलिस वालों ने उनके साथ साथ वहाँ के सभी दुकानदारों से अवैध वसूली किया था। डर के कारण सभी दुकानदार चुपचाप उन्हें पैसे दे दिया करते थे, लेकिन विशाल ने कानून की किताबें पढ़ी थी, उसे कानून मालूम था, इसलिए उसने बेईमानी का पैसा देने से मना कर दिया, जिसके कारण गुस्सा होकर दोनों पुलिस वालों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उनका मकसद यह था कि वे लोग उसे डरा धमका कर पैसे वसूल लेते और उल्टा केस में फंसाने की धमकी देकर छोड़ देते, ताकि आजू बाजू वाले दुकानदार देखकर वे लोग भी घबराने लगते। अगली बार आजू बाजू वाले दुकान वालों के साथ भी वैसा ही करते और सबूत के रूप में कहते
कि जानते हो ना, पिछली बार तुम्हारे बाजू के दुकान वाले के साथ क्या किया था। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उससे भी ज़्यादा बुरा करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल करवा देंगे। उसके बाद तुम्हारी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बेचारे भोले भाले दुकानदार पुलिस थाना कचहरी के झंझट में न पड़े, ऐसा सोचकर भले ही उन्हें मुनाफा हो या ना हो, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए अगर उनके पास पैसे न भी रहते तो इधर उधर से उधार मांग कर उन्हें पैसे देते, लेकिन वे लोग जितना कहते उन्हें देकर उनसे अपना पल्ला झाड़ ही लेते थे। इस प्रकार सभी कारोबारी उन पुलिस वालों से परेशान थे। जब थाना इंचार्ज ने विशाल से सर सर कहकर बातें करना शुरू कर दिया तो दोनों पुलिस वालों के हाथ से डंडे अपने आप छूट गए। उनके माथे में पसीना चमकने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। तभी कुछ पुलिसकर्मी उन्हें इशारे से माफ़ी मांगने का संकेत करने लगे। फिर भी वे दोनों अपनी शंका को दूर करने के लिए थाना इंचार्ज से कहने लगे, सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। देख रहे हैं, इसके तो पैर में साधारण से टूटे फूटे चप्पल हैं, शर्ट फटी हुई है और आप इस गांव का गंवार एक नौकर को सैल्यूट कर रहे हैं। तभी इंचार्ज साहब बोले, अरे मूर्खों, अपने साथ साथ तुम मुझे भी ले डूबोगे। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये डीएम साहब हैं। डीएम साहब का नाम सुनते ही वे दोनों पुलिस वाले विशाल के कदमों में गिर गए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ सर, हमें आपके बारे में पता नहीं था। अच्छा, अगर तुम्हें पता होता कि मैं एक कलेक्टर हूँ तो तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आते, लेकिन मैं एक आम नागरिक के भेष में हूँ तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने में। परेशान तक तो चलो ठीक था, तुमने थप्पड़ भी बिना गलती के जड़ दिए। कब से तुम लोग ऐसे ही अवैध वसूली कर रहे हो? अगर दुकान में कुछ गड़बड़ी है भी तो वह काम तुम्हारा नहीं है। जो काम तुम्हें सौंपा गया है उस काम में ध्यान न देकर दूसरे के काम में फटे में टांग क्यों अड़ाते हो? अगर मैं अभी इस दुकान में नहीं रहता तो 5 की जगह 7 या 10,000 रुपये भी वसूल करके ले जाते। फिर वह बेचारा उतने पैसे न जाने कितने दिनों में कमा पाता। लेकिन तुमको उनके दुख दर्द से क्या मतलब? तुमको तो अपना जेब भरने से मतलब रहता है। और सरकार तुम्हें तनख्वाह किस बात की देती है जब तुम लोगों से ही लूटने में लगे रहते हो? अरे, इन गरीबों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। तुम जैसे चंद लोगों के कारण ही आज पुलिस डिपार्टमेंट और कानून व्यवस्था बदनाम हो रही है। तभी जो लोग इशारे से उन पुलिस कर्मियों को माफ़ी मांगने की सलाह दे रहे थे उन्हें भी फटकार लगाते हुए कहा, तुम भी इन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हो ना? तभी तो इशारा करके इन्हें माफ़ी मांगने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसका मतलब तुम भी बराबर के गुनहगार हो। विशाल की बातें सुनकर वहां खड़े सभी पुलिसकर्मियों की बोलती बंद हो गई। सभी ने अपने सिर नीचे झुका लिए और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ाकर कहने लगे, सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहो तो हमसे मोटी रकम ले लीजिए, लेकिन इस मामले को यहीं शांत कर दीजिए। जब उनके मुंह से रिश्वत वाली बात निकली तो विशाल का तो माथा ठनक गया। उसने तुरंत ही इंक्वायरी टीम बैठाने के लिए आदेश दे दिया और प्रूफ के तौर पर वह वीडियो भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया। जिन पुलिस वालों ने विशाल को लॉकअप में बंद करने की धमकी दी थी, विशाल ने उन्हें ही लॉकअप में बंद करवा दिया और उन पर उचित कार्यवाही करते हुए तुरंत नौकरी से सस्पेंड करवा दिया। बाकी जो दूसरे पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे, जो उनके साथ मिलकर लोगों को लूटने का काम करते थे, उन्हें भी सस्पेंड करवा दिया गया। लेकिन जब यह बात मीडिया वालों तक पहुंची तो उन्होंने विशाल से सवाल जवाब किया कि आप तो इतने बड़े पद पर थे, कलेक्टर साहब थे, फिर ये मामूली से पुलिस वालों के हाथों मार क्यों खाया और दुकान में उपद्रव क्यों मचाने दिया? तब उन्होंने बताया,
अगर मैं उन्हें पहले ही बता देता कि मैं कलेक्टर हूँ तो सबसे पहली बात तो वे लोग मेरा पहनावा देखकर मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। फिर अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता। और दूसरी बात, इन्हें अगर पता चलता कि मैं कलेक्टर हूँ तो इनका असली चेहरा सामने आता ही नहीं कि ये कानून के रक्षक किस तरह से भक्षक का काम करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, यहाँ तक कि अपना काम छोड़कर दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हैं। आजकल आम जनता इसीलिए पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि चंद पुलिस वालों की वजह से जो अच्छी सोच वाले पुलिसकर्मी हैं वे लोग भी बदनाम होते हैं। विशाल का यह निष्पक्ष न्याय लोगों के बीच तेजी से पहुंचने लगा। अब लोगों के मन में कानून के प्रति, पुलिस वालों के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। और जब उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ कमेटी बैठाई गई तो पाया गया कि वास्तव में उस थाने के ज़्यादातर पुलिसकर्मियों का वही काम था, लोगों से मनमाने ढंग से वसूली करना। विशाल ने उस थाने के अंतर्गत आने वाले कलेक्टर से मिलकर सभी भ्रष्ट पुलिस वालों को हटा दिया और नए और ईमानदार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करवा दी। विशाल के इस साहसिक कदम के लिए उसके गांव वाले उसे बहुत बहुत बधाइयाँ देते, आशीर्वाद देते। अपने बेटे की कामयाबी और ईमानदारी के चर्चे सुनकर संजय सिंह भी गर्व से कहते कि विशाल मेरा बेटा है। कैलाश ने भी विशाल का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम उसके रहते हमेशा हमेशा के लिए उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों से उनका पीछा छूटा, वरना हर त्योहार के समय में मोटी रकम तो वे लोग लूट कर ले ही जाते थे। बीच बीच में उनकी जब मर्जी पड़ती तब पैसे वसूलने आ धमकते। अब दुकानदारों को तो हमेशा वहीं पर रहकर दुकान चलाना रहता था, इसलिए मजबूरन उन्हें उन पुलिस वालों को पैसे देने ही पड़ते थे। लेकिन आज कैलाश के साथ साथ उसके एरिया के सभी दुकानदारों ने चैन की सांस ली थी और एक मजदूर किसान के बेटे की सराहना की। विशाल ने सभी दुकानदारों से कह दिया कि अब से किसी भी पुलिस वालों को बेईमानी का 1 रुपए भी नहीं देना, और अगर कोई ज़बरदस्ती मांगता है तो तुरंत मुझे कॉल करना। उस दिन से वहाँ किसी भी प्रकार की कोई अवैध वसूली नहीं हुई। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप विशाल जैसे ईमानदार ऑफिसर के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे उन भ्रष्ट पुलिस वालों के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को बताने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी को बताने का उद्देश्य है कि कोई भी इस कहानी से सीख लें और सीख करके आगे जीवन में अप्लाई करें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।